नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और क्लास 12th में इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे कहा जाता है SLR। तो एक्चुअल में SLR क्या है, कहा जाता है कि मीन्स जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास जो टोटल लिक्विड असेट्स होता है उनको अपने पास मीन्स अपने ब्रांच में कुछ कैश जो है लिक्विड में वो रखना होता है, रिज़र्व रखना होता है, उसे कहते हैं SLR। एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, मतलब अपने बैंक में उसे मेंटेन करना होता है। एवरी बैंक मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सबको अपने पास कुछ रिज़र्व जो है लिक्विड असेट्स मेंटेन करना होता है। मीन्स अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स, मतलब जो कि फिक्स किया जाता है। कौन फिक्स करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स, मतलब सबसे तरल पूंजी के रूप में, लिक्विड असेट्स के रूप में उन्हें अपने पास जो है कुछ फिक्स्ड परसेंटेज वो लिक्विड असेट्स के रूप में। लिक्विड का मतलब होता है कि जिसको जितनी आसानी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकें, तो उसे दैट इज़ कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक मतलब एक तरह से लीगल हो गया, मीन्स लीगल का मतलब ये हो गया कि दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्डर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी मतलब होता है कि सबसे तरल चीज़ें, सबसे लिक्विड जो हो, लिक्विड मतलब दैट शुड बी कन्वर्टेड इन एनी गुड्स एंड एनी सर्विसेज एट एनी टाइम। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट्स होता है कैश, मतलब नगद रुपया। पेपर नोट्स और कॉइन्स जो है उसको सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट्स कहा जाता है। उसको कभी भी आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस लिक्विड असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला जो आता है आपका कैश आता है, जितने कॉइन्स हैं, जितने पेपर नोट्स हैं, ये सब लिक्विड असेट्स में आता है। और दूसरा जो है गोल्ड है। आपको पता ही है कि गोल्ड जो है कैश के बाद दूसरे नंबर पे गोल्ड आता है, उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा मुश्किल इस बात की होती है कि थोड़ा कैश से ज़्यादा मतलब कम लिक्विड माना जाता है, क्योंकि गोल्ड को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हो जाता है। क्योंकि उसको चेक करने में, मतलब रियल है कि नहीं है, कितने कैरेट का है, ओरिजिनल है कि नहीं, गोल्ड है कि कुछ मिक्स है, वो सब चेक करने में टाइम लगता है। लेकिन कैश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट्स क्या हुआ? कैश हुआ। दूसरा क्या हुआ? गोल्ड हुआ। मतलब गोल्ड को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड को किसी चीज़ में कन्वर्ट करने में थोड़ा मुश्किल आएगी। अगर असली है कि नकली है, या कितना उसमें परसेंटेज है गोल्ड का, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, इस तरह डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो इन सब में टाइम लगता है। मतलब गोल्ड को कैश कराने जाएंगे, एक्सचेंज कराने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए उसको कम, मतलब कैश से कम लिक्विड माना जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज़ जो है जिसके पीछे कोई लोन वगैरह नहीं बाकी है, मतलब कहीं पे वो मॉर्गेज के रूप में नहीं रखा हुआ है, या कहीं पे कोलेट्रल के रूप में नहीं रखा हुआ। दैट इज़ फ्री एंड क्लियर, मतलब उसको कन्वर्ट करना आसान होगा। अगर आप ऐसा सोच लें कि मतलब कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, घर है, मकान है, और उस पर वो मॉर्गेज के रूप में बैंक में या लोन के रूप में कहीं गिरवी के रूप में रखा हुआ, तो उसको कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी सिक्योरिटी जिसके पीछे, मतलब जिसको कोलेट्रल के रूप में कहीं नहीं रखा गया है, कहीं गिरवी के रूप में नहीं रखा गया है, तो वो भी लिक्विड असेट्स में आएगा। लेकिन पहले नंबर पर कैश ही आता है। तो नॉर्मली बैंक अपने पास कैश क्यों मेंटेन करता है? अपने ब्रांच में, अपने बैंक में कैश को क्यों मतलब रिज़र्व में रखता है? दैट इज़ फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 18% है करंट में। 18% कैश उन्हें अपने ब्रांच में, अपने बैंकों में कैश रिज़र्व रखने पड़ते हैं। रीज़न क्या है? द मेन रीज़न इज़ टू डेवलप द फेथ ऑफ कस्टमर विद द बैंक, मतलब एक जो कस्टमर का जो फेथ है बैंक के पास, उसको डेवलप करना है।
मतलब अगर आपके खाते में 10-20 लाख रुपए पड़ा हो और अगर आप उसको विड्रॉल करने के लिए जाएं तो ऐसा ना हो कि आप बैंक में ब्रांच में गए हैं और आपको बैंक मना कर दे कि हमारे पास कैश नहीं है। तो इसलिए हर बैंक को जो है मतलब 18% टोटल डिपॉजिट्स का 18% जो अपने पास कैश जमा रखना पड़ता, रिजर्व रखना पड़ता है। कोई भी आ गया तो उसे उतना पैसा दे दिया जाए। तो इससे क्या है, बैंक का जो विश्वास है वो जनता के बीच में बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है, जो भारत का सेंट्रल बैंक है उसे फिक्स करता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके माध्यम से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को घटाना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, SLR को इंक्रीज कर देता है। तो आपको पता ही कि SLR इंक्रीज कर दिया तो बैंकों को अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा और लोन के लिए कम अमाउंट बचेगा, क्योंकि मेन जो बैंकों की कमाई है वो लोनिंग से होती है। तो अब जो है अगर SLR बढ़ता है तो उन्हें 18% की बजाय मान लीजिए 25% हो गया, तो अब उन्हें 25% जो है अपने पास कैश रखना होगा, बाकी का लोनिंग करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, मनी सप्लाई कम होती, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाती है। उसके अगेंस्ट मतलब उल्टा अपोजिट में अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है इकोनॉमी में, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या करता है, जो आपका SLR है उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने से क्या है कि उसे अपने पास कम रिजर्व रखने पड़ते हैं, ज़्यादा लोनिंग कर सकता है, ज़्यादा कैश फ्लो बढ़ा सकता है। तो मतलब सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में या प्राइमरी सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में। तो उससे क्या है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ती है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो SLR को 18% रखा है। रिजर्व बैंक की अपनी साइट है और रिजर्व बैंक की साइट से आप ये सारे डेटा इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप समझना चाहते हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड रूल रेगुलेशन जितने भी हैं सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे दिए हुए हैं। RBI बुलेटिन पढ़िए, मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज का टॉपिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।